प्यारे बच्चों, आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इस पूरे चैप्टर में 3 मुख्य बातें हैं जिनको हमें सीखना है और समझना है। पहले हम इन मुख्य बातों को अच्छे से समझना है। पहले हम इन मुख्य बातों को अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके तुरंत बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। चलिए, चैप्टर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें जो मुख्य 3 बातें हैं, पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दूसरी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तीसरी है रूट पी, अपरिमेय संख्या है जहाँ पी क्या है? पी है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पहले हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, अब जो मुख्य बातों में से पहली बात है, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसकी डेफिनेशन देखिए। दो धन पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू होगी वो बी से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। इसको ऐसे समझते हैं, भाजक v है और a है भाज्य और q है भागफल।
और आर है शेषफल। चलिए फिर इसको समझते हैं। जैसे 7 का भाग 27 में, तो देखिए कै बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 7 7 तिया 21, कितना बचा 6। अब देखिए शेषफल 6 है, शेषफल 6 है जो क्या है, जो 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, जो हमेशा ही 7 से छोटा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर भाजक क्या है, b है, भाजक b है, जो किससे छोटा है, b। शेषफल क्या है, r है, जो किससे छोटा है, 7 से छोटा है। जो शेषफल 6 है और भाजक 7 है, तो 6 छोटा है 7 से, तो इसको लिखेंगे। देखिए, और इसमें हमारा भाजक क्या है, b है, तो b, अतः r की जो वैल्यू है हमेशा ही b से छोटी रहेगी। बाकी शेषफल 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है, अतः जो r है शेषफल, वो b से तो बड़ा होगा, और साथ ही साथ वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से फिर बड़ा होगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, यही दर्शाया गया है इसमें। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को याद रखने का जो तरीका है वो हम बताते हैं। वो तो किताबी भाषा है। देखिए, माना दो पूर्णांक a और b दिए हैं, और ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या c और d विद्यमान हैं कि a बराबर b bc प्लस d। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले a आता है, फिर b आता है, फिर c आता है, फिर d आता है। ठीक है, a के बाद b के बाद c के बाद d। इसी वजह से इसको हम, ये जो लिखा गया है बिल्कुल क्रम में लिखा गया है, पहले a फिर b फिर c फिर d, और बाकी चिन्हों को आपको याद रखना होगा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कि देखा जाए, जो किताबी फॉर्म है उसमें पहले क्या है, आपका a है, उसके बाद b है, फिर c d की जगह उसने क्या लिया है, q और r लिया है। अब जो अंग्रेजी वर्णमाला है q r, देखिए उसमें क्या है, देखिए पहले a लिया गया, b लिया गया और फिर
क्यू लिया गया और आर लिया गया। अब अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है पहले नंबर पर, बी आता है दूसरे नंबर पर और क्यू आता है 17वें नंबर पर, आर आता है 18वें नंबर पर। तो देखिए ये भी एक क्या है, क्रम है, ये भी एक क्रम है। और कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम है एक तरह से। तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आर को पहले लिख दिया जाए, क्यू को बाद में लिखा जाए, ये एक क्रम है। तो इसी से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा नोट फर्स्ट, जिसकी क्वालिटी है वो बता रहे हैं। जैसे क्यू और आर शून्य भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं। और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका जो प्रयोग होता है दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है जो किस पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोनों अलग अलग हैं। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो इसी के बेस है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बेस। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, 91 और 63 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ज्ञात करें 91 और 63 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे किस तरह सॉल्व करते हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए जो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या है वो है 63। अब 63 का भाग देंगे हम 91 में। देखिए 63 का तो एक बार जाएगा 63 और कितना बचा, ये हो जाएगा 11, 3 यानी कि 8 और 2 28। अब देखिए अब यहाँ गौर से देखना है, अब 28 का भाग किस में देंगे, 63 में देंगे। 63 में देंगे, देखिए के बार जाएगा, करीब ये 30 है, 30 दूनी 60, 30 मानिए, अंदाज़ा लगाएंगे तो ये 2 बार जा सकता है। 2 बार जाने पर आएगा ये 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5 56 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाइए, 13 में 6 गए, 7 बचा। अब 7 का भाग फिर वही प्रोसीजर करेंगे। देखिए 7 को 28 से भाग देंगे। अब देखिए 7 चौके 28। अब क्या बचा, 0 शेषफल हो गया है। जब तक 0 शेषफल नहीं होगा तब तक भाग देते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको लिखने में बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, कन्फ्यूजन है एक तरह से।
तो इसको लिखने के लिए एक तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, और इसको हम b मान लेते हैं, और इसको c मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू ही किस तरह निकाली जा सकती है। देखिए a पर क्या है, 91। अब 91 बराबर इसको कैसे लिख पाएंगे, जैसे अब देखिएगा 91 जो आया है किस तरह आया है, 63 का 1 में गुणा करें और उसमें जो शेषफल था उसको जोड़ देते हैं। शेषफल क्या था, शेषफल इसमें 28 आया है, 28। तो ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है। अब b जो वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है, वो है 63, और 63 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 28 गुणा 2 और प्लस में शेषफल कितना आया था, 7। इसी प्रकार c को लिख सकते हैं, c कितना है हमारा 28, और 28 को लिख सकते हैं हम 7 गुणे 4 और प्लस 0। जैसे यहाँ पर 0 आ जाता है तो इसका में से होगा ये वाला जिससे हमने भाग दिया है लास्ट। तो इसका HCF आ गया कितना, बराबर 7। ठीक है। तो इनको लिखना नहीं है वैसे तो ABC को, बस जो लिखने का तरीका है वो हम बता रहे हैं, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो पहली इसमें जो सिलेबस में दे रखा है पहली चीज़ वो हम क्लियर करवा चुके हैं। उसके बाद अब देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो था B। अब देखिए क्या है ये, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको लिखेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए क्या है इसमें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में, किसमें, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या लिखा जा सकता है। और यह है गुणनखंडन मतलब ये जो गुणनखंड का सेट प्राप्त होगा, अगर इसका क्रम ना देखा जाए तो ये अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मतलब अद्वितीय होगा। चलिए, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। मान तो यही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बस उसमें ये है कि जो क्रम है उसको हमें ध्यान में नहीं देते हुए जो हमारा गुणनखंड होगा
गुणनखंड का जो सेट होगा वो अपने आप में क्या होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। सबसे पहले हम प्राइम नंबर देख लें एक बार, और वैसे तो पढ़ा दिए गए हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या थी, प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे, जैसे इसको P से, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और जो प्रथम अभाज्य संख्या थी वो लिखवाई थी हमने, पहली थी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 9। देखिए 9 नहीं होगा, 9 को यानी कि 1 से कट जाता है, स्वयं से कट जाता है। और बाकी तीसरी संख्या ऐसी है 3 है ना, जो 3 से 9 को काट देती है, इस वजह से 9 नहीं होगा। क्या होगा आगे, 11, 13 आदि इस प्रकार होंगी। चलिए इसको अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया था वो था, देखिए वो था एग्जाम्पल 1। अब इसको हम नाम दे रहे हैं एग्जाम्पल 2। देखिए 210 के गुणनखंड। पहले तो हमें ये देखना है 210 क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या है, 1 से, और ये स्वयं से कटने के अलावा बाकी से भी कट रही है, जैसे 2 से कट रही है, 5 से कट रही है, ठीक है। तो कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब इसके गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे। देखिए आसानी से गुणनखंड करने का तरीका क्या है, पहले इसको 21 गुणा 10 कर लेते हैं। तो 10 के फैक्टर करेंगे हम, तो होगा 5 गुणा 2 10, और गुणा में फिर 21 के करते हैं, 7 या 21। अब इसको क्रम में लिख देते हैं एक बार, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। और देखिए 2 क्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या है। बस यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। जो इनके जो भाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनखंड जो आते हैं वो सभी गुणनखंड कैसे होते हैं, अभाज्य संख्याएं होते हैं। जैसे 2 3 5 7 सब किस में गए, किस में है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। आप कोई भी संख्या लें, उसके प्रत्येक गुणनखंड को अभाज्य संख्या में लिखा जा सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। जैसे 400 है, 400 के अब हम फैक्टर करते हैं, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। अब देखिए क्या है, 2 2 2 2, ये क्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। और उसके बाद 5 किस में है, अभाज्य संख्या में है, ये रहा 5, ठीक है। तो इसके सभी गुणनखंड जो हैं कैसे हैं, अभाज्य संख्या में, ठीक है। अब तीसरा जो टॉपिक था वो था रूट की अपरिमेय संख्या है, जहाँ P क्या था, P था प्राइम नंबर। तो इसमें पहला देखिए, पहला ये सीधे बुक में दिया गया है, इसको सिद्ध किया गया है, मगर हमको वहाँ पर सिद्ध भी करना है और इसको सीधे सीधे याद भी रखना है। √2 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। और उसी प्रकार √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें तीसरी बात है, एक प्रमेय है जो बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे क्वेश्चनों को करने में। देखिए, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि क्या, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि क्या है, a स्क्वायर को p विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। तो p जो है क्या करेगी, a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक क्या है, धन पूर्णांक है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। इसको एग्जाम्पल 3 नाम दे देते हैं हम। देखिए, 6 स्क्वायर, जैसे ये इसने बोला है a स्क्वायर, तो हम ले रहे हैं 6 स्क्वायर, और p मतलब प्राइम नंबर ले लेते हैं हम 3, जो इसको विभाजित करे। तो देखिए 6 6 36 बटे 3, और इसको काटते हैं 3, तो ये 12 बार कटता है, यानी कि जो 6 स्क्वायर है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 6 स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब क्या करेंगे, जैसे a स्क्वायर दे रखा है, a स्क्वायर p जो है इसे डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो फिर दूसरी लाइन में कहा है कि p जो है a को भी विभाजित करेगा। जैसे अब p a को, यहाँ a स्क्वायर लिया था, यहाँ a लिया है, तो यहाँ पर हमने 6 स्क्वायर लिया है। अब क्या लेंगे, 6 लेंगे और देखेंगे ये विभाजित करता है या नहीं। 6/3 मतलब 2 बार चला गया, तो इसका मतलब है क्या कि जो जैसे यहाँ पे लिखा है 6 स्क्वायर जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो इसी प्रकार 6 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट, देखिए परिमेय संख्या क्या है। एक परिमेय संख्या को यदि अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। उसी प्रकार अगर परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं, तब भी हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार परिमेय संख्या की जब गुणा अपरिमेय संख्या से करते हैं तब हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और इसमें जो कंडीशन है वो शून्य को छोड़ देंगे। ठीक है। और आगे परिमेय संख्या का भाग जब अपरिमेय संख्या से करते हैं तब क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। और इसमें भी हम शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य को इस वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इन्फिनिट हो जाता है। चलिए इसको अच्छे से
समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इसको एग्जाम्पल 4 नाम देते हैं। देखिए 5 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्लस √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। और जब इनको जोड़ते हैं तो आएगा 5 + √5 जो क्या है, जो एक अपरिमेय संख्या, जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यही है, परिमेय के साथ जब अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या। इसी तरह माइनस करने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर। इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज कराएंगे।